हेलो दोस्तों, आज से एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो देखिए कि ये फर्स्ट क्लास है। मैं नाइन्थ क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिक्स सेवन्थ एट को मैं एक दिन में किसी भी दिन में ख़त्म करा दूँगा, क्योंकि वो उसमें काम की चीज़ें बहुत कम है। देखिए कि एनसीईआरटी सीरीज़ को लाने के पीछे मेन उद्देश्य ये है कि अगर आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देते हैं या DSSB टीजीटी का एग्ज़ाम देंगे या पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आपको देखिएगा कि नाइन्थ क्लास से वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। आप चाहे टीआरई 3 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री एक मेजर पोर्शन है। इसका मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगा, 9th 10th 11th 12th। तो ये आप देख लीजिएगा, नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। आपको मैं चैप्टर वाइज और एक पूरा एक सब्जेक्ट की पूरी वीडियो मतलब प्रोवाइड कराऊंगा। तो एंड इसमें आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ये पूरा फर्स्ट पेज है। अब चलिए मैं आपको फर्स्ट जैसे देखिए कि अब आपको विषय सूची में देख लीजिए कि पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, फ्रांसीसी क्रांति। दूसरे में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ेंगे। फिर नाजीवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे। एंड उसके बाद जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज खंड में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट खंड में 3 चैप्टर हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा के दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप फर्स्ट चैप्टर ओपन हो चुका है। तो देखिए मैं इसमें आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी कम समय में कैसे जल्दी पढ़ लेना है, क्या क्या आपको इम्पॉर्टेंट है, किसको हाईलाइट करना है, किसको आपको नोट डाउन करना है। आप इसको भी सीख सकते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है कि पहली ही लाइन आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति का स्टार्ट कब हुआ, 14 जुलाई 1789। मतलब ये आपको 1789 14 जुलाई ये याद होना चाहिए। एंड उसके बाद देखिए कि आगे आप इसको पढ़ लेंगे कि इसमें 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। तो बस्तीले दुर्ग का पतन किया गया था, मतलब बस्तीले के दुर्ग को तोड़ दिया गया था एंड उसके सारे हथियार लूट लिए गए थे। और देखिए कि बस्तीले के कमांडर मारा गया था और उसमें से कितने कैदियों को छुड़ाया गया था। तो उनकी संख्या 7 थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलिए देखते हैं कि इसमें और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर जैसे आप फर्स्ट टाइम है तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं जितना आपको बता रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, आपको आराम से मिल जाएंगे क्वेश्चन सीधे ही। एंड उसके बाद आपको ये देखना है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस में क्या था, 1774 में बोर्बो राजवंश। ये आपको याद होना चाहिए कि बोर्बो राजवंश के 1774 में लुई 16 गद्दी पर कब बैठा था। तो 1774 में गद्दी पर बैठा था और उस समय उसकी उम्र 20 साल थी। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था ये याद रखना है आपको, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटियोनेट के साथ हुआ था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड उसके बाद देखिए कि वारसिया के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची, मतलब ये राजा रानी बहुत करते थे इसलिए होता। और यहाँ के पूछ लेगा कि फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो आपको याद रखना है कि लिव्रे। एंड इन्होंने देखे कि अमेरिका की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया था, उसमें फ्रांस को कितने का नुकसान हुआ था ये ध्यान रखना है। तो फ्रांस को कितने का नुकसान हुआ था, 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया था अमेरिका की सहायता के चक्कर में। एंड उसके बाद देखिए फिर ये सीधा क्वेश्चन इस बार टीआरई 3 में आया था कि फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बता है, 3 स्टेट में बता है। एंड ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए कि तीनों स्टेट में। अब ये पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट स्टेट में कौन कौन है। तो फर्स्ट स्टेट में आपको ध्यान रखना है कि केवल पादरी वर्ग आते हैं। द्वितीय स्टेट्स में क्या होना आते हैं, कुलीन वर्ग आते हैं। और थर्ड स्टेट में सब आ जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जो बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, अदालती कर्मचारी हैं, वकील आदि सब आएंगे। उसके साथ साथ किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। और तीसरे ही स्टेट को फ्रांस में टैक्स देना होता था, बल्कि और प्रथम और सेकंड स्टेट टैक्स से आज़ाद थे, उनको टैक्स नहीं देना होता था। अब आप बाकी आपको ये देख लेना है कि लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एंड उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एस्टेट की परिभाषा क्या है।
कि क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत से अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी स्टेट थी। एंड पादरी वर्ग क्या है, इसको ध्यान रख लीजिए। और ये देखिए ये क्वेश्चन सीधा आपका 2 बार से लगातार आ रहा है कि टाइड और टाइल में क्या अंतर है। तो देखिए कि टाइड क्या है। टाइड में आप देख लीजिए कि टाइड किसके द्वारा वसूल किया जाता था, कि ये चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था। एंड उसके बाद देखिए कि टाइल क्या था, टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। तो आपको याद रखना है कि टाइड मतलब आपको चर्च को टैक्स देना होता, टाइल मतलब स्टेट राज्य सीधा कर्ज लेती मतलब आपसे टैक्स लेती थी। ये आप याद रखेंगे, टाइड एंड टाइल आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे चलिए देखते हैं, आप इसको सब देख सकते हैं। एंड उसके बाद जीविका संकट आप समझ ही रहे हैं। जीविका संकट मतलब जहाँ पर जीने के लिए भी मूलभूत चीज़ें ना मिले, वो जीविका संकट हो जाती है। एंड इसमें ये देख सकते हैं आगे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, आपको ये पहले देख लीजिए कि इसमें दार्शनिकों का भी योगदान था। उसमें दार्शनिकों में फ्रांस के दार्शनिक कौन कौन से आपको मिलेंगे, जॉन लॉक एंड रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। एंड टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक मतलब लॉक की पुस्तक कौन सी है, टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। एंड द स्पिरिट ऑफ लॉज ये किसकी रचना है, मॉन्टेस्क्यू की, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। एंड रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको बुक्स के नाम याद रखने हैं। एंड द स्पिरिट ऑफ लॉज में देखिए सरकार को 3 भागों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आपको भी पता होगा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ये मॉन्टेस्क्यू ने ही सर्वप्रथम बांटा था। एंड उसके बाद आप इसमें भी देख सकते हैं अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट मिल जाए। पार्ट 2 में देखिए कि क्रांति की शुरुआत में आपको देखना है, क्रांति की शुरुआत किसके शासन में होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए लुई 16 के। एंड उसके बाद देखिए कि इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि ये आप देख लेंगे। बाकी आपको जो पढ़नी है कि इसमें दो जो नेतृत्व कर रहे थे, नेशनल असेंबली घोषित कर दी गई थी टेनिस कोर्ट को। नेशनल असेंबली कब घोषित की गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको आंसर है कि 20 जून 1789 को आपका इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं। इसे ही नेशनल असेंबली घोषित किया कर दी जाती है। और इसको लीड कौन कर रहा है, मिराव्यो एंड आबे सीए। आपको दोनों लोग को याद रखना है, मिराव्यो एंड आबे सीए। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर आप देखिए कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट तिथियां जो हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना था, ये मैंने बता दिया था। 1789 में आपके बैस्टिले दुर्ग का पतन हुआ था, ये भी देख सकते हैं। 1791 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बना, 1791 में। 92-93 में फ्रांस गणराज्य बन गया। ठीक, उसके बाद आपका जैकोबियन गणराज्य का पतन, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन। 1804 में देखिए नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 में। एंड 1815 में वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है। उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो देख लीजिएगा। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना, नेशनल असेंबली सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। ठीक, 1791 में। एंड उसके बाद आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसमें देखिए कि मतदान, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान किनको किनको देने को मिला था, जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार का दर्जा दिया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। और शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आपको 21 वर्ष दे दिया जाएगा या 18 वर्ष, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र के केवल फीमेल पर्सन को ही वोट देने का अधिकार था। ठीक, एंड उसके बाद ये देखिए पुरुष और नागरिक घोषणा पत्र
का 1790 में ले बारबुये द्वारा एक चित्र बनाया गया था, ये भी देख सकते हैं। एंड अधिकार घोषणा पत्र में क्या था ये आप से नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा। एंड उसके बाद आप देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जॉ पॉल मरा ने अपने अखबार, उनका अखबार क्या है, लामी द पल्प, मतलब जनता के मित्र, इनका अखबार मान लीजिए पूछता है तो आप बता सकते हैं। बाकी आगे देख लीजिए कि राजनीतिक प्रतीक के मायने, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन TRE 3 में आया है। मैं आपको बता दूं, देखिए आपको याद रखना है, जैसे टूटी हुई जंजीर मतलब दासता के अंत के बारे में बताता है या उनकी आज़ादी के बारे में, टूटी हुई जंजीर। एंड छड़ी के बर्छीदार गट्ठर क्या कहता है कि मतलब कि अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है और पूरे गट्ठर को नहीं, मतलब एकता की बात करता है। और तीसरा है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें, इसका क्या प्रतीक है कि मतलब सर्वदर्शी आंख, ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाती हैं, तो ये ज्ञान से संबंधित है। एंड राजदंड क्या है, शाही सत्ता का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप का क्या है, सनातनता का प्रतीक है, मतलब अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है, मतलब ये है। और ये टोपी लाल फ्राइजियन टोपी, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि लाल फ्राइजियन टोपी का अर्थ क्या है, मतलब दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी ये थी। एंड नीला सफ़ेद लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। डैने वाली स्त्री क्या है, कानून का मानवीय रूप है। और ये विधि पट्ट क्या है, कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र सब पर बराबर है, इसके लिए है। तो आपको ये चीज़ें आराम से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि डैनी वाली स्त्री का क्या है, मतलब है नीले सफ़ेद लाल रंग का क्या, लाल फ्राइजियन टोपी का क्या अर्थ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एंड अब देखिए कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, तो आपने आगे देख लिया था कि 1791 में उनका संविधान बन चुका था। एंड उसके बाद अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होने वाला है ये देख लीजिए। जैसे अब पूछ लेगा कि मान लीजिए कॉन्वेंट का अर्थ क्या है, तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, मतलब कॉन्वेंट एक इमारत है, ये आप पूरा ध्यान रखिएगा। बाकी और जो आपको पढ़ना चाहिए इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है, मैं वो आगे आपको बता देता हूँ। देखिए कि लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। एंड देखिए 21 जनवरी 1793 में प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। अब वो पूछ लेगा क्वेश्चन कि लुई 16 को फांसी कहाँ पर दी गई, तो आपको पता होना चाहिए कि लुई 16 को फांसी कहाँ पर दी गई, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उनको फांसी दी गई। एंड उसके बाद ही उनकी रानी मेरी एंटियोनेट को भी वहीं, मतलब उनको भी फांसी दे दी गई थी। उसके बाद आतंक राज 1993 और 94 को क्या कहा जाता है, आतंक का युग। डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति में आतंक युग किन वर्षों को कहा जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए 1793-94 को आतंक युग कहा गया है, क्योंकि इसमें रॉबस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। मतलब आतंक राज किसका था, रॉबस्पियर, जो रॉबस्पियर थे उनके शासनकाल को आतंक काल कहा गया, क्योंकि इन्होंने गिलोटिन क्या होता है, देखिए गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो ये गिलोटिन के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध फ्रांस की क्रांति से ही है। एंड उसके बाद फिर रॉबस्पियर की क्रांति हो जाती है। रॉबस्पियर के बाद 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया जाता है और अगले दिन उसे गिलोटिन, मतलब 1794 में रॉबस्पियर का भी अंत हो जाता है। उसके बाद आप देखिए कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस आ जाता है 1794 के बाद। इसके बाद अब इसमें आपको देखना है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, तो इसमें आपको याद रखना है एक बुक का नाम, मतलब इनको महिला जो थी ओलंपस द गूज, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओलंपस द गूज ने पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो लाया गया था उसका इन्होंने विरोध किया था। और इन्होंने देखिए सन 1791 में महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो महिला ओलंपस द गूज इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यही चीज़ पूछ लेता है कि महिला और नागरिक घोषणा पत्र किसने तैयार किया था,
तो बस आपको इतना याद होना चाहिए। एंड उसमें देख लीजिए कि मूलभूत अधिकार क्या क्या उन्होंने मांगे थे, ये एक नज़र देख लेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी उसके बाद दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में है, तो इसमें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1848 में फ्रांस से अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कानून कब बना था, 1794 में। अंत कब हुआ, 1848 में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट उतना कुछ नहीं है, बाकी देख लीजिए। उसके बाद ये समरी है पूरा रिवीजन। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बस आपको फर्स्ट चैप्टर में इतने का ही नोट्स बनाना है। बाकी और आपके जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।